नमस्कार। आज फिर कहानी सेशन में हाजिर हूँ। कहानी से पहले बात करती हूँ एक न्यूज़ की। एयरफोर्स डे पे हम लोग हमेशा कहते हैं 7वें आसमान पे उड़ रहे हो और सप्तपदी, सप्त फेरे और दुनिया भर के सप्तऋषि, ये होता है। लेकिन अब नया चल गया है क्लाउड 9। तो एयरफोर्स डे पे प्लेन में, हवा में एक छोटा बच्चा पैदा हुआ। उफ, इससे लगता है कि जो कहा जाता है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। सारे लोग इतने खुश, उसका वीडियो देखा और सब लोग इकट्ठा हो गए, उस औरत को घेरा गया और बच्चा पैदा हुआ। तो लगा कि जीवन ये होता है। सारी वैमनस्य, पता नहीं किस किस जाति के लोग रहे होंगे, किस उम्र के रहे होंगे, लेकिन एक नवागंतुक का आगमन, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी हो, और जिस समय उसको व्हील चेयर पे बैठा के लेडी को उतारा गया, गोद में छोटा सा नवजात शिशु, हम लोग के भी रोंगटे खड़े हो रहे थे। लग रहा था कि जीवन। और नीचे पूरा एयर स्टाफ खड़ा था, बुके लेके, तालियां बजती हुई, मोबाइल के कैमरे चमकते हुए, फ्लैशेस चमकते हुए। तो लगा कि ये लाइफ है, कहाँ नहीं है प्यार। तो ये क्लाउड 9 पे पैदा होने वाले बच्चे और थोड़ी सी बातचीत आप लोगों से। अब शुरू करती हूँ मैं अपनी पोस्ट। ये वो पोस्ट है जिसे मैंने बहुत पहले, जब इलेक्शन चल रहे थे, आज मिल गई मुझे। और हम लोग इलाहाबाद से दिल्ली लौट रहे थे। दिल्ली स्टेशन पे उतर के अजमेरी गेट पे हम लोगों ने टेम्पो किया। फिर मैं इस पोस्ट को ढूंढती रही। मैंने सोचा कि आज मिली तो मैंने कहा कि लाओ, मैंने कहानी टेम्पो वाले की लिखी थी, उसको आपको सुनाती हूँ। दिल्ली स्टेशन से घर को लौटते टेम्पो वाले से बात करने को मिली। सच, कितने समझदार होते हैं और इनका राजनीतिक ज्ञान क्या पढ़े लिखे पत्रकार बंधु समझाएंगे। वो बोले जा रहा था और मैं पूरी तन्मयता से सुनने में लगी थी। अरे केजरीवाल, बेकार है, गलती की हम लोगों ने वोट देकर, और भ्रष्टाचार बढ़ गया है। ये जो स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे लगे देख रही है ना, महीने में डिलीट मारने को, पर रोज ही डिलीट कर दिया जाता है और 4 में से तो 3 चलते ही नहीं। अच्छा, मैं कहती हूँ हाँ आंटी जी, वो चालू था। उधर देखिए, वो जो 2 आदमी बैठे हैं उधर, वो उंगली से इशारा करता है। देखती हूँ 2 आदमी हैं। कौन है? एक होमगार्ड है, एक पुलिस का मुखबिर। पैसा वसूली के लिए बैठे हुए हैं। 40 रुपया रोज की वसूली, कभी 10 रुपया भी नहीं छोड़ते। और क्या जवाब होता है? ऊपर तक पहुंचाना होता है। बिहार से हो क्या भैया? मुझे उसकी बोली से शक होता है। पूछती हूँ हाँ, और बिहार की राजनीति भी उसके दिमाग में पूरी तरह से स्पष्ट है। अरे गठबंधन कह रहे हैं, ओझा और डाइन का गठबंधन। ओझा और डाइन समझते हैं ना आंटी जी। मैं इसकी इस विचित्र उपमा पर मुस्कुरा देती हूँ। जब वोट लेना होगा तो साले तलवे भी चाटेंगे, पर बाद में घर पर नहीं है, क्या काम है, आदि आदि। लगे हाथ वो अपनी भी कहानी सुना डालता है। कैसे वो बाप के पढ़ने पर मजबूर करने पर घर से भागा, कैसे भूखा रहा, फिर जेबें काटी, वो बगैर किसी संकोच के परोसता जा रहा है अपनी कहानी। बाप को मालूम पड़ा तो माँ की झूठी बीमारी का बहाना बनाकर वापस बुलाया। माँ की बात थी आंटी, बाप साला एक मोटी गाली, मर भी जाता तो देखने न जाता। फिर कैसे लुधियाना, कलकत्ता, जालंधर, देहरादून रहकर और फिर दिल्ली आया। 1000 की जमीन खरीदी जो आज 50 लाख की है। 50 लाख! विस्मय से मेरा मुंह खुल जाता है। इतना तो शायद मेरे पास भी ना हो। खैर, इस रोचक कहानी का अंत और गंतव्य आ चुका था, अतः ये किस्सा पूरा हुआ। कहानी नहीं, इसको किस्सा कहिए, तो ये किस्सा पूर्ण हुआ। और अब आजकल मेरे ग्रुप में जो प्रतियोगिताएं चलती हैं उसमें विषय दे दिया जाता है, और इस बार का विषय था कि नंग बड़े परमेश्वर से। तो कोई नंगाई पे उतर आए तो वाकई में परमेश्वर से बड़ा तो होता ही है। तो ये मेरी कहानी थी।
कि आज फिर अशोक जी के घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि सबके मूड ऑफ और चिड़चिड़ाहट का माहौल। समृद्ध परिवार के उच्च पद से रिटायर अशोक जी का परिवार अच्छे खासे उच्च परिवार में गिना जाता था। संतान के मामले में भी संतुलित परिवार, यानी एक बेटा और एक बेटी, जिनको उन्होंने अच्छे संस्कार देकर पालने की कोशिश की थी। बेटी को कानून के विषयों में अधिक रुचि थी, जबकि बेटे को प्रतियोगी परीक्षाओं में। मनस्वी और तान्या, बेटी और बेटे के नाम, दोनों ही होनहार थे। बेटी ने इंटर के बाद ही 5 वर्षीय लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया था, बेटा प्रतियोगिता की तैयारी में। 1-2 प्रयास के बाद वो सफल हो पाया। पुलिस सेवा उसकी पहली प्राथमिकता थी, जो अच्छे अंकों के कारण उसे मिल गई। तान्या ने 1-2 बार मुंसिफ की प्रतियोगिता में चांस लिया, पर असफल रही। अब उसका रुझान बड़ी लॉ फर्म और कॉर्पोरेट प्रैक्टिस की ओर था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। अगली समस्या तब से शुरू हो चुकी थी जब तान्या अपनी 5 वर्ष की पढ़ाई के लिए हॉस्टल गई। वो जब भी छुट्टियों में घर आती, सभी सदस्यों को उसके स्वभाव में बदलाव साफ नजर आता। क्या ये प्यार का चक्कर था? पर माँ के कुछ भी पूछने पर उसका रूखा सा उत्तर होता, क्या माँ, मैं क्या वहां इश्क लड़ाने गई हूँ? मुझसे फालतू बातें मत किया करो। तान्या, कैसे बोलने लग गई हो? जरा सुनो तो। असल में आपको भाई के आगे मैं आंख में कांटे की तरह खटकने लगी हूँ। क्या बकवास है? माँ चिढ़ के उसके सामने से हट जाती। दिन भर अपने न जाने कौन कौन से मित्रों से बात करती रहती, पर भाई और पापा से सीधे मुंह बात न करती। क्या हो गया था उसे आखिर? तान्या सर्विस भी कर रही थी, विवाह योग्य उम्र भी थी। फिर उसका विवाह उसके मनपसंद लड़के से तय कर दिया गया। मल्टीनेशनल में हाई पैकेज पर इंजीनियर था, परिवार भी अच्छा था। विवाह की खरीदारी चल रही थी। तान्या भी शादी की शॉपिंग में पूरा इंटरेस्ट ले रही थी, पर वो जो भी कपड़े गहने आदि पसंद करती, वो इतनी ऊंची कीमत के होते कि दिलाने से पहले माँ पापा की जान सूख जाती। मसलन 1 लाख का लहंगा, 10 लाख के गहने। मना करने पर खाना न खाने की धमकी देती। और तुम लोग रहने दो, मुझे नहीं करनी शादी वादी, तुम लोग के बस की नहीं। अशोक जी का उतरा मुंह देखकर आज फिर उसकी माँ ने उसके कमरे में जाके उसके समझाने की चेष्टा की। देख तान्या, तेरे ससुराल वाले भले लोग हैं, एक भी पैसे की डिमांड नहीं की, समझते हैं वो लोग, पर तू तो अपनी है। पापा अपनी हैसियत से बढ़कर ही खर्च कर रहे हैं। कौन अपनी राजकुमारी को सामर्थ्य भर नहीं देना चाहता? कहकर माँ ने उसके सर पर हाथ फेरा। पर ये क्या? तान्या ने तो हिचकी लेकर रोना शुरू कर दिया। माँ, मैं जानती थी आप लोग ऊपर से कितने भी मॉडर्न बन लो, आप भी उन्हीं दकियानूसी विचारों के हैं। सब कुछ बेटे का। आप लोग भी अंतर करते हो, तभी तो आज भी स्त्री और पुरुषों का दर्जा बराबर से नहीं हो पाया है। जरा से गहने और कपड़ों में तो आप लोग का ये हाल है। मैं अपनी हुंडा सिटी की फरमाइश कैसे रखती? अब माँ का पारा 7वें आसमान पे था। जोर से दरवाजा बंद करते हुए बोली, भाड़ में जा तू, तुझे कुछ भी समझाना बेकार है। बाहर खड़े मनस्वी का चेहरा भी गुस्से से तमतमाता जा रहा था। पर बात तो वही है ना कि नंग पड़े परमेश्वर से। बाहर निकलते निकलते माँ के कानों में तान्या की चीखती हुई आवाज सुनाई दी, मत दो माँ तुम मुझे कुछ भी, पर संपत्ति में बेटी का भी हिस्सा होता है। अपना हिस्सा तो मैं लेकर ही रहूंगी। उस उदास बोझिल वातावरण से ही तान्या अपनी पसंद का हर सामान लेकर होंडा सिटी में बैठकर ही विदा हुई। पता नहीं उसके जाने पर सबको राहत सी क्यों महसूस हुई। धन को रिश्तों से ऊपर रखकर जिस प्यार की नींव को हिलाकर वो विदा हुई थी, उसका परिणाम तो उसे भविष्य में भुगतना ही था। फिलहाल तो तान्या के जाने के 1 हफ्ते के भीतर ही अशोक जी एक वकील की सहायता से 2 गवाहों के समक्ष अपनी सब चल अचल संपत्ति अपनी पत्नी और बेटे के नाम कर रहे थे। तो ये बदलते समाज की स्वतंत्र लड़कियां हैं जो अगर नंगाई पर उतारू हों
तो नंगे बड़े परमेश्वर से। तो ये तो मेरा रहा एक किस्सा और एक कहानी। 2 दिन बाद फिर मिलूंगी और फिर कुछ बातें करेंगे। नमस्कार, चलती हूँ।